कभी कभी लगता है जैसे पैसा हमारे हाथ में आते ही रेत की तरह फिसल जाता है। महीने की शुरुआत में जो अकाउंट भरा हुआ लगता है वो कुछ ही दिनों में खाली हो जाता है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है, आखिर पैसा टिकता क्यों नहीं? इतनी मेहनत करने के बाद भी बैंक बैलेंस क्यों जीरो होता है? लाखों लोग इसी सवाल में उलझे हुए हैं। कुछ सोचते हैं औरों के पास कोई अंडरग्राउंड ट्रिक है, कोई ऐसा फॉर्मूला जो उन्हें बार बार सफल बना देता है। और हाँ, सच में ऐसे ट्रिक्स हैं। और इसीलिए ये किताब आई, द मनी मैन्युअल, अंडरग्राउंड कैश सीक्रेट्स एक्सपोज्ड। ये कोई आम किताब नहीं है, ये उन रास्तों का खुलासा करती है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होते। वो रास्ते जो आपकी इनकम तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही आपके पैसे को लंबे समय तक टिकाए भी रखते हैं। अब चलिए बिना किसी डिले के सीधा डाइव करते हैं उन चैप्टर्स में जो आपके पैसे के साथ साथ सोचने का तरीका भी बदल देंगे। चैप्टर 1, शुरुआत एक नए नजरिए की। हर तरफ से बातें सुनने को मिलती थीं कि पैसा संभालना कोई आसान काम नहीं होता, पर जब असली जिंदगी में खर्चे सामने आते हैं तब एहसास होता है कि सिर्फ सुनना काफी नहीं होता। ऐसा लगता था जैसे हर महीने की कमाई किसी इनविजिबल होल में चली जाती हो। कोई ठीक से सिखाता नहीं कि क्रेडिट कार्ड्स कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, इंटरेस्ट कैसे काम करता है, या बैंक की कौन सी ट्रिक्स साइलेंटली आपकी पॉकेट हल्की कर देती हैं। शुरुआत में इन सब चीजों को समझना किसी कॉम्प्लेक्स गेम की तरह लगा, जिसमें रूल्स तो हैं पर साफ नहीं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर पहली बार खोलो और कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ क्लिक करना है, क्या डालना है। लेकिन जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, वो सारे शॉर्टकट्स और ऑप्शंस दिखने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आते थे। थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हुई और मैंने देखा कि मेरा नजरिया भी बदलने लगा। अब मुझे समझ में आने लगा कि सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे समझदारी से यूज करना भी उतना ही जरूरी है। वो पहला स्टेप था एक ऐसी जर्नी की तरफ जहां माइंडसेट सबसे पहली रिक्वायरमेंट बन जाता है। चैप्टर 2, क्रेडिट स्कोर को रॉकेट बनाना। पहले तो मुझे ये तक नहीं पता था कि क्रेडिट स्कोर होता क्या है और ये फ्यूचर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन जब जाना कि सिर्फ 45 दिनों में ट्रिपल ए लेवल तक पहुंचा जा सकता है, तो क्यूरियोसिटी के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी। यहां स्ट्रैटेजीज को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बताया गया, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स में कन्वर्ट किया गया। जैसे एक मोबाइल ऐप में आपको प्रॉपर गाइड मिलती है कि कहां क्लिक करना है, क्या डालना है, उसी क्लैरिटी के साथ यहां इंस्ट्रक्शंस दी गईं। एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स लिए और हर स्टेप के बाद कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। टाइमली बिल पेमेंट्स, प्रॉपर क्रेडिट यूटिलाइजेशन और नए अकाउंट ओपन करने की टाइमिंग, सब कुछ स्ट्रैटेजी की तरह प्लान किया। जब एक्चुअल स्कोर ऊपर जाने लगा तब लगा जैसे जिंदगी की स्पीड बढ़ रही है। पहले जो चीजें इम्पॉसिबल लगती थीं अब एक्सेस में आने लगी थीं, चाहे वो अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी हो या कोई हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड। एक अलग सेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस हुआ। इस चैप्टर का फील ही अलग था, जैसे किसी ने अननोन रास्ते पर पहली बार रोशनी डाल दी हो। अब सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, उसे स्मार्ट तरीके से बिल्ड करने की सोच आने लगी थी। चैप्टर 3, अपने मनचाहे क्रेडिट कार्ड तक पहुंच। हर बार जब मैंने किसी हाई लिमिट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो सामने सिर्फ एक ही जवाब आता था, डिक्लाइंड। ये रूटीन बन चुका था और हर बार डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती थी। कोई नहीं बताता था कि क्रेडिट सिस्टम सिर्फ नंबर्स पर नहीं, बल्कि टाइमिंग, डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल प्रेजेंटेशन पर भी आधारित होता है। फिर इस चैप्टर में कुछ ऐसा सामने आया जैसे किसी बंद रूम की की मिल गई हो। यहां डिटेल में समझाया गया कि कौन सा कार्ड किस स्टेज पर अप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेशन में कौन सी जानकारी एम्फेसाइज करनी है और कौन सी बात चुप रखनी है ताकि अप्रूवल मिलने की संभावना बढ़ जाए। यह सिर्फ गाइडलाइन नहीं थी, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की तरह थी, जैसे कोई परफेक्ट रेज्यूमे बनाते समय हर चीज केयरफुली सेट करते हो। मैंने इस टेक्निक को फॉलो किया और फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे सिस्टम ने मुझे एक्सेप्ट किया हो। सिर्फ अप्रूवल मिलना ही सक्सेस नहीं था, बल्कि क्रेडिट लिमिट, रिवॉर्ड्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड थे जो पहले कभी सोचे तक नहीं थे। ऐसा लगा जैसे अब सिस्टम के रूल्स मेरी तरफ झुकने लगे हों। चैप्टर 4, जीरो से वापसी का प्लान। ऐसा भी वक्त आया जब अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट खाली था और क्रेडिट स्कोर ना के बराबर बचा था। उस वक्त लगा जैसे अब कुछ पॉसिबल नहीं बचा, लेकिन यहीं से प्लानिंग की असली शुरुआत हुई। इस चैप्टर ने एक अलग नजरिया दिया। जब पास कुछ ना हो तब स्ट्रैटेजी ही सबसे बड़ा एसेट बन जाती है।
मैंने सीखा कि सिक्योर्ड कार्ड्स, टाइमली पेमेंट्स और स्मॉल अमाउंट की स्मार्ट ट्रांजैक्शंस के जरिए कैसे ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है। शुरुआत में बहुत पेशेंस रखना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड अकाउंट्स को मैनेज किया और न्यू अकाउंट्स थॉटफुली हैंडल किए, वैसे वैसे स्कोर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। एक पॉइंट पर आकर यह साफ हो गया कि सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स सबसे अहम फैक्टर हैं। अपने ऊपर डाउट करना कम हुआ और सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटने लगा। फाइनेंशियल हैबिट्स बेहतर होने लगी और नए अपॉर्चुनिटीज खुद सामने आने लगे। चैप्टर 5, कैश फ्लो का जादू। एक वक्त था जब महीने की शुरुआत होती थी उम्मीद से और खत्म होती थी कंफ्यूजन से। सैलरी आते ही कुछ बिल्स कटते, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर्स हो जाते, ईएमआई निकलती और फिर कुछ ऐसा भी जिसमें ना मैंने कॉन्शियसली पैसा लगाया, ना मुझे पता चला कि गया कहाँ। हर बार एक ही थॉट आता, पैसा कम तो नहीं है, फिर बच क्यों नहीं रहा। इस चैप्टर ने उस इनविजिबल पैटर्न को खोलकर रख दिया जिससे डेली खर्चा किसी ब्लैक होल की तरह सब कुछ खींच लेता है। पहली बार जाना कि कैश फ्लो कोई स्टैटिक चीज नहीं, बल्कि ये भी एक तरह का लिविंग सिस्टम है जिसे सही से डिजाइन किया जाए तो वो आपकी लाइफ को स्मूथ कर सकता है। मैंने सबसे पहले अपने खर्चों को कैटेगरी वाइज समझना शुरू किया। जो चीजें सिर्फ स्टेटस के लिए थीं या जो ट्रेंड के नाम पर इंपल्सिवली ली जा रही थीं, उन्हें आइडेंटिफाई किया। इसके बाद मैंने कुछ ऑटोमेशन टूल्स यूज किए, ऐसे ऐप्स जो सैलरी आते ही खुद ब खुद पैसे एलोकेट कर देते हैं अलग अलग वर्चुअल वॉलेट्स में। एक सेक्शन बनाया गया रेंट के लिए, एक ग्रोसरीज के लिए, एक इमरजेंसी यूज और एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के लिए। अब पैसे खर्च होते थे, लेकिन गिल्ट या कंफ्यूजन के बिना, क्योंकि हर रुपया ट्रैक हो रहा था और मैं खुद को फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड फील करने लगा। इसी दौरान मैंने एक और चीज महसूस की, जब पैसे के फ्लो पर कंट्रोल आ जाता है तो माइंड में एक अलग क्लैरिटी आती है। अब वीकेंड पर मूवी या कैफे आउटिंग गिल्ट के साथ नहीं होती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जो खर्च हो रहा है वो ऑलरेडी प्लान्ड था। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी लेसन ये था कि पैसा सिर्फ अर्न करने की चीज नहीं, उसे स्मार्टली गाइड करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर मेरे लिए आई ओपनर था, जिसने मेरी फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑटोमेट करके मेरे माइंडसेट को शिफ्ट कर दिया। चैप्टर 6, हिडन बैंक ट्रिक्स और लूप होल्स। पहले मुझे लगता था कि बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह है, जहां बस एक अकाउंट खुलवाना है और फिर जरूरत के हिसाब से यूज करना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैंने महसूस किया कि बैंक साइलेंटली भी आपसे बहुत कुछ लेता है और ये लेना वो आपके सामने डिक्लेयर नहीं करता। इस चैप्टर ने मुझे एक नई नज़र दी उस सिस्टम को देखने की जो बाहर से बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से कई लेवल पर स्ट्रक्चर्ड है। जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स में हिडन चार्जेस, एटीएम से ज़्यादा विड्रॉल करने पर पेनल्टी, इनएक्टिव अकाउंट चार्जेस और अकाउंट क्लोजर फीस। ये सब बातें पहले सिर्फ रैंडम एसएमएस की तरह लगती थीं, लेकिन अब समझ में आया कि ये स्मॉल अमाउंट्स मिलकर साल भर में कितनी बड़ी रकम खींच लेते हैं। मैंने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को पढ़ना सीखा, वो भी ध्यान से। फिर कॉल किया कस्टमर केयर को और अननेसेसरी चार्जेस पर क्वेरी उठाई। कई बार ऐसा भी हुआ कि सिर्फ पोलाइटली रिक्वेस्ट करने पर चार्जेस वेव कर दिए गए। ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जो पैसे अब तक मैं बिना जाने दे रहा था, उन्हें सिर्फ अवेयरनेस से बचाया जा सकता है। इसके अलावा मैंने ऑटो डेबिट को मॉनिटर किया, कई सब्सक्रिप्शंस कैंसिल किए जो मंथली कट रहे थे लेकिन मेरी यूज लिस्ट में नहीं थे। मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने के लिए स्मार्ट अलर्ट्स लगाए ताकि कभी एक्सीडेंटल चार्जेस ना लगें। एक और गेम चेंजर ट्रिक थी अपने बैंक से लॉयल्टी रिवॉर्ड नेगोशिएट करना। जब मैंने लॉन्ग टर्म कस्टमर होने की बात की तो मुझे अपग्रेड ऑफर हुआ जिसमें बेनिफिट ज़्यादा थे और चार्जेस जीरो। ये चैप्टर टेक्निकल होने के बाद भी बेहद प्रैक्टिकल था। रियल लाइफ में बैंकिंग को सिर्फ ट्रांजैक्शनल स्पेस मानने के बजाय एक स्ट्रैटेजी बेस बनाने का तरीका इसी में मिला। अब मुझे ये साफ हो गया कि अगर बैंक में पैसा रखना है तो उसकी हर मूव पर नज़र रखना भी उतना ही ज़रूरी है, वरना आपका पैसा आपकी नज़र में होता है लेकिन असल में धीरे धीरे निकलता रहता है। चैप्टर 7, संकट के समय की तैयारी। हर कोई कहता है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जब अचानक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या फैमिली क्राइसिस सामने आता है, तब असली रियलिटी पता चलती है। एक वक्त ऐसा आया जब मेरी सेविंग्स ऑलमोस्ट खत्म थी और एक ज़रूरी इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। उस दिन मैंने समझा कि इमरजेंसी फंड कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं, ये फाइनेंशियल लाइफ जैकेट है। इस चैप्टर में बताया गया कि आपको करोड़ों का बैकअप नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जो आपको पैनिक करने से रोके। यहाँ सिंपल मैथ से समझाया गया कि अपने मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से 3 से 6 महीने तक का फंड कैसे बिल्ड किया जा सकता है। मैंने शुरुआत बहुत छोटे अमाउंट से की। एक अलग बैंक अकाउंट खोला सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए। फिर अपने मेन अकाउंट से एक ऑटो ट्रांसफर सेट किया जो हर महीने फिक्स्ड अमाउंट वहां भेज देता था।
धीरे धीरे ये एक इनविजिबल सेफ्टी नेट बनता चला गया। फिर चाहे फ़ोन खराब हो जाए, लैपटॉप रिपेयर कराना हो या कोई अर्जेंट ट्रैवल प्लान बन जाए, किसी दोस्त से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, ये मेंटल पीस भी देता है। आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ता कि ये खर्च अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। एक तरह से ये आपके कॉन्फिडेंस को रिचार्ज करता है ताकि आप हर चैलेंज के लिए तैयार रहो। इस चैप्टर ने मेरे अंदर वो कामनेस लाया जो सिर्फ तब आती है जब आपको पता हो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आप संभाल लोगे। अब ये हैबिट बन गई है। इनकम का एक हिस्सा उसी अकाउंट में क्वाइटली चला जाता है और मैं हर महीने थोड़ा और सिक्योर फील करता हूँ। चैप्टर 8, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट और पैसिव इनकम। कभी ऐसा लगता था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लाखों रुपए हों या जिनके पास फाइनेंस डिग्री हो। लेकिन यहाँ पर जो माइंडसेट चेंज हुआ वो मेरी सोच से परे था। इस चैप्टर की शुरुआत ही एक ऐसे थॉट से हुई जिसने फाइनेंशियल जर्नी को पूरी तरह रीडिफाइन कर दिया। अगर पैसा कमाना है तो पैसे से काम लेना भी आना चाहिए। पहली बार जाना कि पैसिव इनकम सिर्फ बज़वर्ड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल डिजाइन है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि सैलरी से बाहर भी कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, SIP, ऑनलाइन एसेट्स, माइक्रो इन्वेस्टिंग एप्स या डिजिटल कंटेंट। हर ऑप्शन को रियल एग्जाम्पल के साथ समझाया गया। मैंने शुरू किया एक छोटी SIP से जो मंथली मोबाइल रिचार्ज से भी कम अमाउंट की थी। फिर धीरे धीरे स्टॉक्स और फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर किया और पहली बार इंटरेस्ट नहीं बल्कि ओनरशिप का फील आया। ऐसा लगा जैसे मैं किसी ब्रांड का हिस्सा हूं, सिर्फ यूजर नहीं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं था बल्कि उसने एक डिसिप्लिन पैदा किया। हर महीना जब पोर्टफोलियो ग्रो करता दिखता तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता। इसके साथ साथ कुछ पैसिव ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, जैसे रॉयल्टी कंटेंट, अफिलिएट प्रोग्राम्स और ऑनलाइन कोर्स सेल्स। पहली बार जब रात में सोते सोते मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, यू अर्न दिस अमाउंट, तो समझ आया कि यही वो रियल फ्रीडम है जिसकी हमेशा तलाश थी। अब पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आ रहा था बल्कि सिस्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी से आ रहा था। इस चैप्टर ने मेरे अंदर उस सीड को डाल दिया जो मुझे ट्रेडिशनल सोच से बाहर ले गया और एक ऐसा फ्यूचर दिखाया जहां पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके पीछे नहीं भागता। चैप्टर 9, डेट से आज़ादी की रेस। एक समय ऐसा था जब हर महीने की शुरुआत टेंशन से होती थी और आखिर में बिलों की लंबी लिस्ट देखकर सर भारी हो जाता था। जितना कमाते थे उससे कहीं ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। EMI, ओवरड्यू पेमेंट और वो एंडलेस रिमाइंडर मैसेजेस, ये सब मिलकर ऐसा प्रेशर बनाते थे जैसे सांस लेना भी बोझ लगे। लेकिन फिर इस चैप्टर ने पहली बार क्लैरिटी दी। इसमें कोई बोरिंग फाइनेंशियल जार्गन नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसे समझाया गया जैसे कोई दोस्त सामने बैठकर स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा हो। 2 मेथड पर फोकस किया गया, स्नोबॉल और एवलांच। स्नोबॉल मेथड ने मुझे सिखाया कि सबसे छोटे लोन को पहले क्लियर करना है ताकि क्विकली एक विन महसूस हो और मोटिवेशन बना रहे। वहीं एवलांच ने समझाया कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाले डेट से शुरू करो ताकि लॉन्ग टर्म में पैसा बचे। मैंने दोनों को समझकर अपनी सिचुएशन के हिसाब से मिक्स अप्रोच बनाई। छोटे लोन पहले खत्म किए ताकि सेंस ऑफ प्रोग्रेस बना रहे, फिर हाई इंटरेस्ट वाले डेट्स पर फोकस किया। जैसे जैसे पेमेंट्स होते गए मेरी एंग्जाइटी कम होते गई। हर पेमेंट के बाद एक छोटी सी खुशी महसूस होती थी, जैसे कोई वेट कम हो रहा हो। और जब एक दिन पूरा क्रेडिट कार्ड बैलेंस 0 हुआ तो एक अलग ही लाइटनेस महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे अब मेरे हाथ में एक्चुअल कंट्रोल है। इस चैप्टर ने सिर्फ नंबर्स नहीं सिखाए बल्कि वो मेंटल स्विच एक्टिवेट किया जो आपको हेल्पलेस से होपफुल बना देता है। अब जब भी कोई EMI ड्यू होती है, डर नहीं लगता क्योंकि अब मुझे पता है कि इसे हैंडल करना आता है। चैप्टर 11, अपने जैसे लोगों का नेटवर्क। कई सालों तक मुझे यही लगता रहा कि फाइनेंस एक पर्सनल चीज है जिसे बस खुद समझना और खुद मैनेज करना होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मैंने रियलाइज किया कि अकेले चलना हर बार स्मार्ट मूव नहीं होता है। जब आपने कोई नया गोल बनाया हो, कुछ नया सीखना शुरू किया हो या किसी मुश्किल हैबिट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, उस वक्त अगर आसपास वो लोग हो जो आपकी बात समझते हैं, जो आपको जज नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं, तो प्रोग्रेस की स्पीड दुगनी हो जाती है। इस चैप्टर ने इस ट्रूथ को प्रैक्टिकल बना दिया। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं थी बल्कि बताया गया कि कैसे अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों को ढूंढा जाए। चाहे वो ऑनलाइन फाइनेंस फोरम्स हो, लोकल मीटअप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम कम्युनिटीज, ऐसे कई स्पेसेस हैं जहां लोग सिर्फ अर्निंग के नहीं, लर्निंग के लिए भी जुड़े हुए हैं। मैंने खुद एक ऐप के जरिए कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जो फाइनेंशियल जर्नी में मेरी जैसी पोजीशन में थे।
जब हम आइडिया, स्ट्रगल्स और सॉल्यूशंस शेयर करने लगे तो एक तरह की क्लैरिटी आने लगी। कुछ ने अपनी मिस्टेक्स ओपनली बताई और कुछ ने वो स्ट्रैटेजीज जो रियल लाइफ में काम कर चुकी थी। टीम वर्क सिर्फ ऑफिस की चीज़ नहीं होती। अगर आप सही सर्कल में हो तो डेली इंस्पिरेशन मिलती है। और फीडबैक कल्चर का मतलब सिर्फ करेक्शन नहीं होता, बल्कि ग्रोथ के लिए ऑनेस्ट सिग्नल्स मिलते हैं। अब जब कोई फाइनेंशियल स्टेप लेने से पहले कन्फ्यूजन होता है तो मैं अकेले स्ट्रेस नहीं लेता, मैं अपने नेटवर्क में शेयर करता हूँ। वहाँ से जो इंसाइट्स मिलते हैं वो किसी एक्सपेंसिव सेमिनार से भी बेहतर होते हैं। इस चैप्टर ने सिखाया कि सही लोगों के साथ आप न सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस लेते हो, बल्कि लॉन्ग टर्म गोल्स तक तेजी से पहुंचते हो। चैप्टर 11 फाइनल लॉन्च। अब वक्त है उड़ान का। जब आप कोई रॉकेट बनाते हो तो उसकी सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है लॉन्च। उसी तरह इस किताब के सारे चैप्टर्स मिलकर एक एक सिस्टम तैयार करते हैं, लेकिन उनकी असली ताकत तब सामने आती है जब आप उन्हें रियल लाइफ में यूज करना शुरू करते हो। शुरुआत में शायद सब थोड़ा स्कैटर्ड लगा होगा, क्रेडिट स्कोर, कैश फ्लो, ऐप टूल्स, लोन स्ट्रैटेजीज और पैसिव इनकम जैसे कई टुकड़े। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हो तो ये सारे हिस्से एक बिगर पिक्चर बनाते हैं, एक ऐसा मैप जो आपकी फाइनेंशियल क्लैरिटी की ओर ले जाता है। इस चैप्टर ने मुझे ये समझाया कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही काफी नहीं, एक्शन ही असली डिफरेंशिएटर होता है। अब हर कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे प्रैक्टिस में डालने का वक्त है, चाहे वो डेट रीपेमेंट प्लान हो या इन्वेस्टमेंट एप्स का यूज, इमरजेंसी फंड सेटअप हो या ऑनलाइन अर्निंग सोर्स खोजना। मैंने अपनी अर्निंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू किया, नीड, ग्रोथ और फ्यूचर। पहले सिर्फ सैलरी आता था और चला जाता था, लेकिन अब हर अमाउंट किसी प्लान के साथ मूव होता है। ये चैप्टर ऐसा था जैसे किसी रेस का आखिरी लैप हो, जहां सब कुछ आपकी स्पीड और फोकस पर डिपेंड करता है। अब मेरे पास सिर्फ पैसा नहीं, एक सिस्टम है। माइंडसेट बदल गया है। अब डर नहीं लगता किसी अनएक्सपेक्टेड खर्च से या जॉब इनसिक्योरिटी से, क्योंकि अब हर चीज के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार है। ये चैप्टर आपको फिनिश लाइन नहीं दिखाता, बल्कि वो प्लेटफॉर्म देता है जहां से आपकी रियल फ्लाइट शुरू होती है। एक ऐसी फ्लाइट जो आपको सिर्फ इनकम से बाहर निकालकर एक पूरे फाइनेंशियल विजन की तरफ ले जाती है, जहां आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करता है। अगर आपको लगा कि इस किताब ने आपके सोचने का नजरिया थोड़ा बहुत भी बदल दिया है, तो बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप मिस ना करें। कमेंट में जरूर बताइए कि किस चैप्टर की स्ट्रैटेजी ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ, जो आपके सोचने, कमाने और जीने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है।